गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम अपनी जीके टेस्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन जीके टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, वो है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, कौन सा है इसमें से, चारों में से? तो जो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है वो होगा हमारा सेवा क्षेत्र। तो आप सेवा क्षेत्र पर टिक कीजिएगा, तो टिक कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो चारों ऑप्शनों में आपको एक ऑप्शन टिक करना है। उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निबल देशी उत्पाद, बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, या उत्पादन लागत पर निबल देशी उत्पाद। तो राष्ट्रीय आय जो होती है वो होती है उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे हम टिक करेंगे। ठीक है, चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 थी। यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया गया। तो ये सबसे पहले किसके द्वारा निश्चित किया गया था कि जब प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, ये सबसे पहले किसने लगाया था? ठीक है, तो ये सबसे पहले जो लगाया था हमारे नेता ने, वो किसने लगाया था? तो पहला है सर डब्ल्यू हंटर ने, दूसरा है आरसी दत्त ने, और तीसरा है एमजी रनाडे ने, और चौथा है हमारा दादा भाई नौरोजी ने। तो ये जो लगाया था प्रति व्यक्ति जो सबसे पहले अभी निश्चित की गई थी 20 रुपए, ये की थी हमारे दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी पे टिक करेंगे। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो ड्रेन का सिद्धांत था ये प्रतिपादित किया था, फर्स्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, सेकेंड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने, या चौथा ऑप्शन है गोविंद रनाडे ने। जो ड्रेन का सिद्धांत है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी हमारे जो थे नेता दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ही इस ड्रेन का सिद्धांत दिया था। तो हम क्लिक करेंगे फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे। ठीक है, चलेंगे अगले ऑप्शन पे। अगला हमारा क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था हमारे, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, या वी राव ने, या महालनोबिस ने, या सरदार पटेल ने। तो ये जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया गया था, ये हमारे किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, तो हम कौन से ऑप्शन पे टिक करेंगे? फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे। ठीक है, चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ये पूछा है किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय द्वारा, दूसरा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, तीसरा है योजना आयोग के द्वारा, और चौथा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो ये गणना की जाती है ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय आय समिति ने, दादा भाई नौरोजी ने, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने। तो देखिए, देश के लिए राष्ट्रीय आय का
पहला अनुमान जो तैयार किया था वो हमारे दादा भाई नेहरू ने तैयार किया था। तो यहाँ पे जो हम ऑप्शन पे टिक करेंगे वो ऑप्शन होगा हमारा सेकेंड, ठीक है, बी नंबर, ठीक है, यहाँ पे टिक करेंगे। चलिए आगे नंबर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो इसका सूत्र होता है, ठीक है, राष्ट्रीय आय बराबर प्रति व्यक्ति आय बटे देश की कुल जनसंख्या में, ठीक है। तो इस तरह से पूछा है हमसे कि राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे क्या होता है, देश की कुल जनसंख्या। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर होगा उस पे हम टिक करेंगे सी पर, ठीक है। चलेंगे अगले ऑप्शन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय होती है वो कहाँ पर होती है, उत्पादन कारों का योगफल होती है, या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष होती है, ये सरकार का वार्षिक राजस्व होती है, या निर्यात में से आयात घटाकर होती है। तो हमारे जो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है वो उत्पादन कार्यों का योगफल होती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दूसरा हम चलते हैं अगले, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी में शामिल किया गया है निबल विदेशी निवेश भी शामिल किया गया है, सकल घरेलू निजी निवेश भी शामिल किया गया है, निजी उपभोग व्यय भी शामिल किया गया है, लेकिन मूल्य ह्रास व्यय इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हम टिक करेंगे वो टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी पर, ठीक है। तो चलिए टिक कीजिएगा। आगे चलिए चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं, पहला ऑप्शन है महंगी हो जाती हैं, दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल नहीं मिलती हैं, तीसरा ऑप्शन है सस्ती हो जाती हैं, और चौथा ऑप्शन है प्रचुरता से मिलती हैं। तो देखिए मुद्रास्फीति मतलब क्या होती है, मंदी, और जब देश में मंदी आती है, मुद्रास्फीति होती है, तो जो बाजार की वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, महंगी हो जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है, तो फर्स्ट सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या होती है, ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो निम्नलिखित में से जो भारत का केंद्रीय बैंक है, मतलब सबसे बड़ा बैंक है जो भारत सरकार के लिए कार्य करता है, ठीक है, और उसी में हमारा जो पूरा धन होता है उसी में होता है, ठीक है, वो केंद्र होता है सारी बैंकों का, बैंक उसे भी कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो वो कौन सी बैंक है, वो बैंक है, पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए जो बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है और केंद्रीय बैंक है भारत का, वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उस पर टिक करेंगे। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 13 है हमारा, सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। सहभागिता जो नोट है वो निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा विदेशी संस्थागत निवेश, दूसरा ऑप्शन है हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और तीसरा ऑप्शन है हमारा भारतीय संचित निधि, और चौथा ऑप्शन है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। तो सहभागिता जो नोट है वो हमारा संबंधित है विदेशी संस्थागत निवेश से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हमारा सही है, हम उस पे टिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्या कह रहा है, वह कौन सा बैंक है जिसको कृषकों के द्वारा आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए जाते हैं।
तो वो बैंक जो हमारा है, जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं, वो है हमारा कौन सा बैंक? पंजाब नेशनल बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या इलाहाबाद बैंक। तो वो हमारा जो बैंक है वो हमारा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हमारा सही होगा, हम टिक करेंगे सी पर। आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा 15 है वो स्क्रीन पर है। उसमें पूछा गया है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1952 में, 1950 में, 1956 में, 1947 में। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है? सही। हम उस पे टिक करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्री का, भारतीय रिजर्व बैंक का, या वित्त मंत्रालय के सचिव का, या इनमें से किसी के नहीं। तो देखिए, जो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वो होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। तो हम जो टिक करेंगे वो से 3rd नंबर ऑप्शन पे टिक करेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? मतलब भारत में सिक्के कौन जारी करता है? और वित्त मंत्रालय, या भारतीय स्टेट बैंक, या भारतीय रिजर्व बैंक, या इंडियन ओवरसीज बैंक। तो सिक्के की बात की गई है, तो भारत में जो सिक्के जारी करता है वो हमारा जारी करता है वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही है, हम उस पे टिक कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्या है उसे हम पढ़ते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? पहला ऑप्शन हमारा है भारत का औद्योगिक वित्त विभाग, दूसरा ऑप्शन है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, और तीसरा ऑप्शन है हमारा केंद्रीय सरकार, और चौथा ऑप्शन है हमारा भारत का औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, तो भारत में जो मौद्रिक नीति बनाता है वो हमारा बनाता है, तो कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति पैसा। ठीक है, पैसा जिसके पास होगा वही मौद्रिक नीति बनाएगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, वही बैंकों का बैंक है, तो मौद्रिक नीति भी कौन बनाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सही होगा वो सही होगा बी नंबर ऑप्शन। तो उस पर हम टिक कर देते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन हमारा क्या है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति जो नियंत्रित की जाती है वो की जाती है वित्त आयोग के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, या व्यापारिक बैंक। देखिए अभी हमें पीछे ही पढ़ा है कि मुद्रा जिसके पास होगी वही उसका नियंत्रण कर सकता है। तो मुद्रा आपूर्ति में नियंत्रण कौन करेगा? तो करेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही है हमारा बी। ठीक है, आरबीआई मुद्रा आपूर्ति द्वारा नियंत्रित की जा सकती, आरबीआई द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा बी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और ये हमारे क्वेश्चन का है लास्ट क्वेश्चन, और इसे करने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? समाप्त। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे देश में, ठीक है, बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? तो हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम 10 वर्ष के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा हमारा वो सही हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो बस यहीं से हमारी क्लास क्या होती है? समाप्त। ठीक है, तो हम चलते हैं, बस यहीं से विराम लेते हैं अपनी क्लास से। कल फिर मिलेंगे अगले जीके टेस्ट पर। ठीक है, सेकेंड